नमस्कार। खबरों के खिलाड़ी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भागीरथ साहू। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं प्रयागराज से, जहां पर सीएम योगी ने सर्किट हाउस में की बैठक। महाकुंभ को लेकर सर्किट हाउस में की बैठक, अधिकारियों को दिए जरूरी दिशा निर्देश। महाकुंभ की तैयारी समय से पूरा करने के निर्देश। कहा 2025 का महाकुंभ हरित कुंभ और स्वच्छ कुंभ का संदेश देगा। बैठक में कमिश्नर विजय विश्वास पंत, मेला अधिकारी विजय किरण आनंद, एडीजी प्रयागराज समेत महाकुंभ से जुड़े विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। बैठक के बाद सीएम योगी कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल के आवास के लिए रवाना हुए। मंत्री नंदी के नवविवाहित बेटे अभिषेक और वधू कृष्णिका को उन्होंने शुभ आशीर्वाद देंगे। बड़ी खबर डबरा से, जहां पर किसान नेता के बेटे की गोली मारकर हत्या कर शव को नाले में फेंका। किसान नेता राजेंद्र राणा का बेटा निकला मृतक। परिजनों ने लगाया हत्या का आरोप। गोली मारकर शव को नाले में फेंका। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। धर्मवीर जाट ने की थी लव मैरिज। डबरा सिटी थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला है। सूचना आई कि रामगढ़ की पुलिया के पास नाले में एक व्यक्ति का शव पड़ा हुआ है। पुलिस मौके पर गई। नाले में पानी के अंदर, बहते हुए पानी के अंदर सब उसका पड़ा हुआ है। नाक में से खून वगैरह निकल रहा है। लाश को निकलवा लिया गया है। मर्ग कायम करके उसकी पोस्टमार्टम करा रहे हैं और जांच के बाद ही ये स्पष्ट हो सकेगा वो स्वाभाविक मृत्यु है या दुर्घटना है अथवा हत्या है। दिल्ली में राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने कहा कि लोकसभा चुनाव में यूपी से भाजपा को जो नतीजे मिले उसे देखकर यह गौर हो रहा है कि राजनीति को एक ऐसा दौर चाहिए जिसकी वजह से भाजपा दोबारा सत्ता में आए। साथ ही उनका कहना है कि सरकार गरीबों के लिए होती है, अमीरों के लिए सरकार नहीं होती, इसलिए गरीबों का उत्थान करने की जरूरत है। उत्तर प्रदेश में जो नतीजे मिले पार्लियामेंट के चुनाव में, तो निश्चित रूप से गौर ये हो रहा है कि किस तरह से राजनीति को एक ऐसा दौर देना चाहिए जिसकी वजह से भाजपा वापस दोबारा सत्ता में आए। और बात अब कर रहे हैं कि 2027 की चुनाव की। हालांकि 2027 का चुनाव बड़ी दूर है, लेकिन उसकी बात भी आज के दिन चर्चा, उसके बारे में भी चर्चा हो रही है। लेकिन और अभी देखिए, अखिलेश जी ने कहा है कि 100 लाओ और सरकार बनाओ। हाँ, तो ये तो चलता रहेगा। लेकिन अगेन इश्यू ये नहीं है। इश्यू है कि हमारे देश के सामने देश की आम जनता, देखिए, देश अमीरों के लिए नहीं होता, सीधी बात तो यह। सरकार अमीरों के लिए नहीं होती, सरकार गरीब के लिए होती है। गरीब का उत्थान होगा तो देश विकसित होगा, अमीर का उत्थान होगा और गरीब वही का वही रहेगा तो देश भी वही का वही रहेगा। तो इनको ये बताना चाहिए कि हम देश की जो गरीब लोग हैं, गरीब तबके हैं, जिनको शिक्षा नहीं मिल रही, जिन बच्चियों को शिक्षा नहीं मिल रही, जिनको रोजगार नहीं मिल रहा, उनके बारे में हम क्या करना चाहते हैं, उसके बारे में तो कोई चर्चा नहीं है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत को लेकर आम आदमी पार्टी ने केंद्र सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। अरविंद केजरीवाल को आबकारी नीति घोटाले में बेल तो मिली, लेकिन केजरीवाल जेल से बाहर नहीं आ पाए। दरअसल सीबीआई के वक्तव्य पर कोर्ट से मनी लॉन्ड्रिंग मामले में केजरीवाल को जमानत नहीं मिल पाई। आम आदमी पार्टी लगातार केंद्र सरकार पर आरोप लगा रही है। प्रवक्ता दिनेंद्र भारद्वाज ने कहा कि दिल्ली की जनता ने केजरीवाल को चुना है। जनता केजरीवाल के कामों से काफी खुश है, लेकिन भाजपा के लोगों को यह हजम नहीं हो रहा है। भाजपा के इशारे पर केजरीवाल के खिलाफ साजिश की गई और उन्हें जेल में डाला गया। शराब घोटाले और मनी लॉन्ड्रिंग के मामले झूठे हैं। अब तक सीबीआई और ईडी केजरीवाल या पार्टी के किसी भी नेता से रिकवरी नहीं कर पाई। आगामी विधानसभा चुनाव में दिल्ली की जनता एक बार फिर केजरीवाल सरकार को भारी मतों से जिताकर भाजपा के तानाशाही का जवाब देगी।
अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। हालांकि उच्च न्यायालय ने आबकारी नीति मामले में सीएम केजरीवाल को जमानत दी है, लेकिन सीबीआई के वक्तव्य रखने के बाद से उनकी मुश्किलें फिर से बढ़ गई हैं। इस समय हमारे साथ आम आदमी पार्टी प्रवक्ता मौजूद है, जिनसे हम बात करेंगे कि आखिर किस तरह की ये राजनीति की जा रही है। आम आदमी पार्टी जिस तरह आरोप लगा रही है, केंद्र के इशारे पर दिल्ली के मुख्यमंत्री को परेशान किया जा रहा है, उन सब सवालों के जवाब में क्या कहेगी आम आदमी पार्टी? सर, सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे, जिस तरह आम आदमी पार्टी को दिल्ली में आरोप जो आम आदमी पार्टी लगा रही है कि काम नहीं किया जा रहा, केंद्र के इशारे पर दिल्ली के मुख्यमंत्री को परेशान किया जा रहा, क्या कहेंगे? देखिए, दिल्ली सरकार के खिलाफ तो भारतीय जनता पार्टी पहले दिन से पड़ी है। 2015 में जब हमारी सरकार बनी थी, उसके बाद से लेके अब तक हमारे तकरीबन 42 विधायकों पर भारतीय जनता पार्टी ने झूठे मुकदमे दर्ज करे। उन 42 विधायकों पे तकरीबन 136 केस थे। 136 में से 128 केसों में हमारे नेता, हमारे विधायक वो कोर्ट से बरी हो चुके हैं। अब भारतीय जनता पार्टी को क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी दिल्ली की दुश्मन है। भारतीय जनता पार्टी अरविंद केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस के खिलाफ है। भारतीय जनता पार्टी दिल्ली की शिक्षा नीति के खिलाफ है। दिल्ली का जो हेल्थ केयर मॉडल अरविंद केजरीवाल की सरकार चला रही है, उसके खिलाफ है। भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती कि गरीब लोगों को, जो दिल्ली में हम बिजली पानी के नाम पे फ्री सुविधा दे रहे हैं, जो 200 यूनिट बिजली फ्री दे रहे हैं, 20,000 लीटर पानी फ्री दे रहे हैं, जो महिलाओं की बस यात्रा में फ्री करा रहे हैं, जो बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा में फ्री करा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोगों को पसंद नहीं है। इसलिए मोदी जी लगातार दिल्ली सरकार को कैसे डिस्टर्ब किया जाए, कैसे दिल्ली सरकार को ख़त्म किया जाए, कैसे अरविंद केजरीवाल को ख़त्म किया जाए, इन प्रयासों में लगातार लगे हैं। जी हाँ, दिल्ली के मुख्यमंत्री को लेकर बड़े आरोप पक्ष और विपक्ष की तरफ से लगाया जा रहा है, यानी आम आदमी पार्टी और भाजपा की तरफ से जिस तरह आरोपबाजी की जा रही है, उसको देखते हुए अब आम आदमी पार्टी के जो प्रवक्ता धीरेन्द्र भारद्वाज हमारे साथ थे, जिन्होंने साफ तौर पे कहा आने वाले विधानसभा चुनाव में दिल्ली की जनता एक बार फिर आम आदमी पार्टी को विजय बनाएगी। कैमरा पर्सन मनोज के साथ इरफान, स्वदेश न्यूज़। अरविंद केजरीवाल। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पार्टी प्रवक्ता संजय कुमार ने बयान दिया है कि यूपी सरकार के कांवड़ यात्रा को लेकर दिए आदेश बिल्कुल सही हैं। यात्रा में कांवड़ यात्री पहले काफी डरते थे, क्योंकि किसी और धर्म और जाति के हाथ का खाना खाना पड़ता था। इसकी शिकायत कुछ यात्रियों ने भी की थी। ये भारतीय हिंदुओं का सबसे मुख्य पर्व है कि लोग जल भर के पैदल यहाँ तक आते हैं। तो हर हिंदू के मन में ये रहता है कि कहीं कोई गंदी चीज़ ना हो, कोई दूसरे धर्म पर, क्योंकि बड़ी पवित्रता के साथ गंगा जल लेके भगवान भोले को चढ़ाते हैं। इसलिए उनको लगता है कि कभी कभी लोग ना इस शंका के डर से कि पता नहीं कोई गलत जाति हो, कोई गलत धर्म वाला हो, खाएं तो हमारा धर्म नष्ट ना हो जाए, इसीलिए कभी कभी लोग खाते नहीं डर से, जूस पीते नहीं डर से, खाना नहीं खाते हैं, पता नहीं कोई मुस्लिम होगा या दूसरे धर्म का। क्या कि इस धर्म में बड़ी पवित्रता के साथ, बड़ी शालीनता के साथ, बड़ी स्वच्छता के साथ गंगा जल लेके भगवान शिव को चढ़ाते हैं। हिंदू हो या मुस्लिम, उससे हम लोग को मतलब नहीं। हमारा मतलब है कि जो कामर वाले हैं वो बेहिचक अपना भोजन कर सके, जूस पी सके, सादगी से चल सके। उनके मन में ये ना हो कि मैं नहीं खाऊं, पता नहीं हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है। तो इसलिए उन लोगों के उनकी शंका दूर हो, इसलिए सरकार ने ये कदम उठाया। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में कांवड़ यात्रा के चलते ठेले फल सब्जी वाले को नेम प्लेट के आदेश पर कांग्रेस ने भाजपा पर निशाना साधा। यूपी के बाद उत्तराखंड में भी कांवड़ यात्रा के चलते सभी ठेले सब्जी फल विक्रेताओं को नेम प्लेट लगाने के आदेश दिए गए हैं। वहीं अब इस पर कांग्रेस लगातार भाजपा पर सवाल उठा रही है। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद राजीव शुक्ला ने कहा कि ये तानाशाही है और एनडीए के वो सभी नेता जो नेम प्लेट लगाने के घिनौनी आदेश के समर्थन में वो देश की अमन और शांति के दुश्मन हैं। कांग्रेस इसका विरोध करती है और किसी भी धार्मिक यात्रा पर सियासत करना उचित नहीं है, लेकिन भाजपा शायद धर्म की राजनीति से बाहर नहीं आती। नहीं, कांग्रेस का तो बड़ा स्पष्ट कहना है कि ये जो है बड़ा बेतुका आदेश है। समाज को बांटने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। सब लोगों को जो है साथ मिलकर सब ये करना चाहिए, और यही मैसेज पिछले लोकसभा चुनाव में भी रहा कि सब मिलजुल के रहो, और जो है इन सब चीज़ों पे जो है लोगों को डिवाइड करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। और मैं क्या
कांग्रेस का उनके अपने सहयोगी बोल रहे हैं, जनता दल यू जो सरकार के उन्होंने भी इसके खिलाफ बोला है, जयंत चौधरी ने इसके खिलाफ बोला है, चिराग पासवान ने इस बात के खिलाफ बोला है। तो पहले उनको भाजपा जवाब देना, ये जो आप जिनके सारे तुम सरकार चला रहे हो, लंगड़ी सरकार केंद्र की, उनके पहले पूछो ना, उनसे उनका जवाब दो ना। नहीं कांग्रेस का तो दिल्ली में आप मंत्री सौरभ भारद्वाज का बयान सामने आया है, जहां उन्होंने कहा कि फल सब्जी बेचने वाले ज्यादातर लोग दलित हैं। बीजेपी जाति के आधार पर दलितों के शोषण की जमीन तैयार कर रही है। संविधान की रक्षा के लिए दलित समाज के लोगों ने भाजपा के पक्ष में वोट नहीं दिया, इसलिए दलितों को बेरोजगार रखने की साजिश रची जा रही है। अगर फल बेचने वाले, सब्जी बेचने वाले ज्यादातर भाई हमारे दलित समाज से आते हैं, अब वो लिखेगा कि मेरा नाम फला फला है, फला फला है, मैं नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि वो भी गलत है, तो उससे उसकी जाति पता चलती है। और आप जाति के आधार पे उसका शोषण होने के लिए एक जमीन तैयार कर रहे हैं। मुझे लगता है कि जिस तरीके से दलित समाज ने संविधान को बचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी को इस बार वोट नहीं दिया, आज दलित समाज को अनएम्प्लॉयड और बेरोजगार करने की एक बड़ी साजिश की जा रही है, ताकि हमारा दलित समाज बेरोजगार हो जाए और इन लोगों के आगे घुटने टेक दे। हम ये होने नहीं। दिल्ली में आप मंत्री आतिशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जहां उन्होंने कहा कि दिल्ली वाले हर साल केंद्र सरकार को भारी मात्रा में इनकम टैक्स देते हैं। इनकम टैक्स देने के मामले में देश के टॉप 3 शहरों में दिल्ली का नाम आता है। पिछले वर्ष दिल्ली ने 2,07 करोड़ का इनकम टैक्स दिया। वहीं CGST के रूप में 25,000 करोड़ रुपए भी दिए। दिल्ली ने 2,32,000 करोड़ रुपए टैक्स के रूप में दिए। दिल्ली वाले हर साल करोड़ रुपए केंद्र की मोदी सरकार को देते हैं, लेकिन इसके बाद भी केंद्र सरकार दिल्ली को 1 रुपया भी नहीं देती है। मैं बीजेपी की केंद्र सरकार से जानना चाहती हूं कि दिल्ली वालों ने ऐसा क्या गुनाह किया जो उन्हें उनके हक का पैसा नहीं दिया जा रहा। दिल्ली के लोग इनकम टैक्स देते हैं, अपनी नौकरी से जो पैसा कमाते हैं, अपनी दुकानों से जो पैसा कमाते हैं, अपने बिजनेसेस से जो पैसा कमाते हैं, भारी मात्रा में दिल्ली के लोग केंद्र सरकार को इनकम टैक्स देते हैं। अगर आप पूरे देश भर में इनकम टैक्स के आंकड़े देखिए तो दिल्ली लगातार दूसरे या तीसरे नंबर पर है उन शहरों में और उन राज्यों में जो हाईएस्ट इनकम टैक्स देते हैं। पिछले साल दिल्ली के लोगों ने 2,07,000 करोड़ रुपए का इनकम टैक्स दिया। उसके अलावा दिल्ली के लोगों ने 25,000 करोड़ का CGST यानी सेंट्रल GST केंद्र सरकार को दिया। तो कुल मिलाके दिल्ली के लोगों ने 2,32,000 करोड़ रुपए टैक्स केंद्र सरकार को दिया है। कैबिनेट मंत्री राकेश सचान हमीरपुर पहुंचे, जहां उन्होंने पेड़ लगाओ पेड़ बचाओ जन अभियान का शुभारंभ किया। मंत्री ने मां के नाम एक पेड़ लगाए जाने का संकल्प दिया। इस दौरान कैबिनेट मंत्री ने कहा कि जिले में 75 लाख से अधिक पौधों का वृक्षारोपण होगा और वृक्षारोपण की जियो ट्रैकिंग के थ्रू मॉनिटरिंग भी होगी। उन्होंने कहा कि समय समय पर अधिकारी और मंत्री वृक्षारोपण क्षेत्र का निरीक्षण करेंगे। वृक्षारोपण जन अभियान का ये महोत्सव किया जा रहा है पूरे प्रदेश में। योगी जी के मार्गदर्शन पर आज पूरे प्रदेश में इस अभियान का कार्यक्रम चल रहा है, जिसमें हमीरपुर में 75 लाख से अधिक पेड़ लगाने का लक्ष्य है और उसी के प्रत्यक्ष में आज हमारे इस स्थान पर सभी जनप्रतिनिधि, माननीय विधायक, सांसद, अध्यक्ष पार्टी के और पूरे सभी विभाग के अधिकारी, नोडल अधिकारी, कलेक्टर, CDO, DM से लेकर के सारे विभाग के अधिकारियों को लक्ष्य दिया गया है जो इस लक्ष्य को पूरा करेंगे। तो अच्छा झांसी जिले के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत फुटेरा में एक शव का खुले में मुक्तिधाम में भारी बारिश के बीच दाह संस्कार करने का वीडियो वायरल हो रहा है। ग्रामीणों ने जल्दी ग्राम पंचायत से मुक्तिधाम के टीन शेड निर्माण की मांग की है। ग्रामीणों ने विकास की
व्यवस्था पर आक्रोश व्यक्त करते हुए बताया कि मुक्तिधाम का निर्माण नहीं होने से गांव के लोग किसी परिवार में मृत्यु हो जाने पर खुले में दाह संस्कार करते हैं, जहां बारिश के मौसम में शव का अंतिम संस्कार करना मुसीबत बन जाता है। मामले में ग्राम प्रधान ने कहा कि उनके द्वारा ग्राम सभा की जमीन पर एक शवदाह के लिए टीन शेड का निर्माण विधायक निधि से कराया जाएगा। विकसित भारत, आज़ाद भारत के बावजूद यहाँ पे झांसी जिले के बरुआ सागर में वायरल तस्वीर कहीं ना कहीं यहाँ के जनप्रतिनिधियों को शर्मसार करने का काम कर रही हैं। वायरल तस्वीरें झांसी जिले के ग्राम फुटेरा की हैं, ग्राम पंचायत फुटेरा की हैं। वायरल तस्वीर में ये है, जो तस्वीर सोशल मीडिया पे लगातार जमकर ट्रोल हो रही है, वायरल हो रही है कि खुले में जो वहाँ के ग्रामीण हैं शव को जलाने के लिए भारी बारिश के बीच यहाँ पे शव को जलाने के लिए विवश हैं। एक त्रिपाल पन्नी लगाकर यहाँ पे शव को जलाने के लिए मजबूर हैं, जहाँ से ग्रामीणों में भारी आक्रोश है। ग्राम प्रधान द्वारा लगातार बताया जा रहा है कि जल्द से जल्द यहाँ पे शवदाह गृह का निर्माण कराया जाएगा, लेकिन इतने सालों के बावजूद ग्राम पंचायतों में लाखों करोड़ों रुपए के बजट आने के बावजूद अभी तक एक शवदाह गृह का जो टीन शेड है उसका निर्माण कराया ना जाना कहीं ना कहीं जिम्मेदारों पे सवाल निशान खड़ा कर रहा है। ग्रामीणों में भारी आक्रोश है। सोशल मीडिया पर जमकर ये तस्वीर वायरल हो रही है। स्वदेश न्यूज के लिए बरुआ सागर से आनंद मोदी। चलिए, जिस तरह से जबलपुर में रीजनल इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव चल रही है और वहां पर मुख्यमंत्री मोहन यादव ने और वहां पर क्या कितना कुछ निवेश मिला इसको लेकर जानकारी भी दी, और इसी सिलसिले में स्वदेश न्यूज की सीनियर एडिटर मुक्ता पाठक ने मोहन यादव से बातचीत की, जिसमें उन्होंने कहा कि प्रदेश में खासकर जो जबलपुर में अभी कॉन्क्लेव चल रहा है उसमें 17,000 करोड़ से ज्यादा का निवेश प्राप्त हुआ है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी हैं। सर, सबसे पहले तो आपको बहुत सारी बधाई हो। जितने भी यहाँ पे हमारी इन्वेस्टर्स से बात हुई और मैं स्टेज पे भी देख रही थी, लगातार सब आपको बधाई दे रहे थे इस आपके कॉन्सेप्ट के जो रीजनल कॉन्क्लेव आप करा रहे हैं। देखो, सरकार के मुखिया होने के नाते स्वाभाविक रूप से अगर निवेशकों का मैं अगर ध्यान नहीं रखूंगा तो फिर सरकार के मुखिया ने थोड़ी ऐसा लगता है कि अगर जाति कर दी। तो मुझे इस बात का संतोष है कि सभी निवेशकों ने अपने सरकार के साथ चलने के लिए खास करके जबलपुर अंचल में निवेश के पीछे रुचि बताई है, और ये हमारे सेक्टर में बहुत गुंजाइश भी है। यहाँ के सारे जनप्रतिनिधि, सारे लोगों ने अपना अच्छा विश्वास बताया है और मुझे लगता है कि इसके रिजल्ट बहुत अच्छा है। सर, एक चीज और मैंने नोटिस की, पहली बार ये नोटिस किया रीजनल कॉन्क्लेव में कि जब इन्वेस्टर्स अपनी बात रख रहे थे स्टेज पे तो लगातार आप उनसे उसी वक्त संवाद कर रहे थे, आप उसी वक्त उनको जवाब दे रहे थे। बहुत एक नए तरीके से आपने पूरे इस कॉन्क्लेव को जो कह सकते हैं कंडक्ट किया। देखिए, थोड़ा होमवर्क करना पड़ता है। अगर निवेशक आ रहे हैं, वो कोई अपना काम करना चाहते हैं तो उनकी विशेषताएं, उनके पीछे के कामकाज का रिकॉर्ड और हमारे यहाँ की संभावना दोनों से तालमेल करना पड़ता है। और ये बात सही कि निवेशक केवल अकेले मध्य प्रदेश में तो काम नहीं कर रहे, वो तो बाकी राज्यों में भी काम कर रहे हैं, कई सारे लोग विदेश में भी काम कर रहे हैं। तो उनकी अंदर की अच्छाइयों को लेकर के मध्य प्रदेश में अगर वो स्थापित करते हैं तो मेरे को लगता है इसका एक यही तरीका था कि जब जितना समय मिल जाए उतना आग्रह करो और उसका रिजल्ट भी दिखा के बहुत अच्छे ढंग से लोग आग्रह कर निवेश। क्या रिजल्ट मिल गया सर? नहीं, 17,000 करोड़ के निवेश मिलना ये मामूली बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। चलिए, हमसे बातचीत करने का बहुत बहुत शुक्रिया सर। बहुत अच्छा, धन्यवाद। तो ये देखा आपने डॉक्टर मोहन यादव को, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, जो बहुत आश्वस्त हैं कि इतना सारा इन्वेस्टमेंट आ गया है। और एक तरह से उन्होंने जिस तरीके से पूरा इस कॉन्क्लेव को कंडक्ट किया, लगातार इन्वेस्टर्स से वो बात करते रहे, चाहे वो स्टेज पे था, चाहे अलग से उन्होंने 1-to-1 किया। उन्होंने कहा प्रॉपर होमवर्क करके इस तरह के कॉन्क्लेव को ऑर्गेनाइज करना चाहिए। स्वदेश न्यूज के लिए जबलपुर से कैमरामैन आकाश के साथ मुक्ता पाठक। नंगल की जवार मार्केट में काला सोनू नामक होलसेल की दुकान में अचानक आग लग गई, जिससे लाखों रुपए का नुकसान हो गया। आग लगने से छत में लगे पंखे, एसी, 7 लाख रुपए नकदी सहित अन्य सामान पूरी तरह पिघल गए और काफी घंटों तक दुकान में तपिश देखी गई। बीबीएमबी के अग्निशमन विभाग के कर्मचारियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू तो पाया, लेकिन तब तक आधी दुकान में रखा सामान जल चुका था। वहीं नंगल पुलिस ने भी मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। तो तस्वीरों से आप देख सकते हैं किस तरह से आग लगने के बाद वहां का माहौल की सामान जलकर खाक हो गया है। जवार मार्केट की दुकान में आग लगी, भारी मशक्कत के बाद इस आग को काबू पाया गया और जिसके चलते लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। हालांकि आग किस तरह से लगी इसको लेकर अब पुलिस प्रशासन भी जांच में जुट गया है।
जिला कारागार में निरुद्ध 50 कैदियों को शासन के निर्देश पर मऊ जेल में शिफ्ट किया गया। वहीं शेष कैदियों को अन्य जेलों में शासन के निर्देश पर भेजा जाएगा। बता दें कि वर्तमान में जिला कारागार में करीब 535 कैदी निरुद्ध हैं, जिनमें से पहले राउंड में 50 कैदियों को कड़ी सुरक्षा के बीच मऊ जेल में शिफ्ट करने के लिए भेजा गया है। प्रभारी जेल अधीक्षक राजेंद्र सिंह ने बताया कि वर्तमान में जिला कारागार में करीब 535 कैदी हैं, जिनमें से 50 कैदियों को शासन के निर्देश पर मऊ जेल में शिफ्ट किया गया है। शेष कैदियों को जहां का आदेश होगा वहां शिफ्ट किया जाएगा। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश।